हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी में, जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास। आपको मतलब इसके आगे मान लीजिए सिर्फ करंट पढ़ना होगा, स्टैटिक की और अदर कहीं और नहीं भागेगा। बस इस पर फोकस्ड रहिए, इसको पढ़िए, समझिए, सुनिए, इससे ही आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा पॉलिटी का। और अदर जो सीरीज है उसका भी आप सिर्फ करंट पढ़िए। करंट का भी मैं लेक्चर लाऊंगी एकदम अच्छे सोर्स से निकाल कर, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है भारत का संवैधानिक विकास, संविधान की उद्देशिका, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, राजभाषा, चुनाव, संविधान, अनुच्छेद संशोधन और विविध। तो आज हम बात करते हैं अपने भारत का संवैधानिक विकास का। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, जिसमें देखिए इतने अच्छे से इसका व्याख्या किया गया है जिस मतलब आगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 एक के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो भी पहले हो की आयु तक होता है। सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 148 का 4 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। नियंत्रित महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्य के लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। इस पॉइंट बाई पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद, पहले ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था अंग्रेज के शासनकाल में। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आप सब लोग को पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 का विनियामक अधिनियम। तो 1773 के विनियामक अधिनियम में कोलकाता के एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था तथा चैम्बर्स, लेमोस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये तो आप सब लोग को पता होगा, इनका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा था? तो ये सबको पता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के आर्टिकल 32 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, ओके, कब पूरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला तथा 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तथा संविधान का प्रारूपण हुआ। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, जिसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सदस्य मात्र 8 थी और वो 8 में से 3 प्रमुख थी, जिसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई तथा इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई तथा उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अब प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, जो कि 29 अगस्त 1947, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे, फिर एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद एम सादतुल्ला थे, वी एल मित्रा, बाद में एन माधव राव बने, डी पी खेतान, मृत्यु पर टी कृष्णाचारी बने। मतलब इनमें अलग अलग
ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। इतने सारे 2, 4, 6, 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष तो अभी पता चला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सूची 1 सूची 2 को कहाँ से किसको अपनाया गया है, उसको मिलान करना है। तो आप सबको पता होगा कि ये जो कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार है, तो देख लीजिए यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से, मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए यानी उद्देशिकाएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्य को मार्गदर्शन करती है। संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। उद्देशिका उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का आधार है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी भारत में प्रांतों में डैश शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में से प्रारंभ हुआ, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम के सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस मतलब ये क्वेश्चन पूछ देगा उत्तरदायी शासन जैसे शब्द किस अधिनियम में प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया, जिसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अभी बताएं BR अम्बेडकर थे। और झंडा समिति का अध्यक्ष कोई पूछते तो JV कृपलानी थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष पूछते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एकदम इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, बेफिक्र लगा दीजिएगा और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन फ्री रहिए और पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद, गहरे और हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? तो इसको किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में कौन 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1 और 2 यानी निर्वाचन और नागरिकता। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ उपबंध जैसे निर्वाचन, नागरिकता, संसद इत्यादि प्रभावी हुए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ओके। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 14 पहला कथन बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र और द्वैध शासन आरंभ हुआ। कथन दूसरा बोल रहा है प्रांतों को प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी दोनों कथन अलग अलग सही, किंतु कथन 2 और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ओके। तो इसमें इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया तथा प्रांतीय स्वतंत्रता की स्थापना की गई। इस प्रकार दोनों कथन सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे पॉइंट याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनरावलोकन आदि प्रावधान USA से लिया गया है। संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया UK से लिया गया, जो पहले हमारे देश में शासन करती थी, तथा संघात्मक विशेषताओं संबंधित प्रावधान कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों ही देशों में एक समान है तथा शेष अन्य में भिन्नता है USA और भारत में। क्वेश्चन नंबर
17 बोल रहा है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है क्योंकि ए यह न्यायिक पुनर्वक्र प्रणाली है, जबकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था लागू है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों में दी गई व्यवस्थाएं भारत के ब्रिटेन दोनों ही संसदीय प्रणालियों में लागू है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है भारत के संविधान के आलेखन यानी प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। भारत के संविधान के निर्वाचन समिति महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्षधर थे। क्वेश्चन 2 बोल रहा है उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो संविधान के प्रारूप समिति के जो सदस्य थे 7 उसमें अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारतीय संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्ष में। तो उनका मानना था कि स्वतंत्रता एवं सामाजिक विग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सही है। यानी उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था, बल्कि यह घोषणा एक दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा थी। इसने हमारे संविधान के अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी, मतलब ब्रिटिश से भारत में ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 1, 2, 4, 3 नहीं लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं ली गई है। कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था ये सब यूके से लिया गया यानी ब्रिटिश शासन प्रणाली से। संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, नागरिकता आदि विशेषताएं भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो अभी 7 का नाम आपने सुने हैं, अहंकार था, BN राव था, के मुंशी था, मोहम्मद सादुल्ला था। तो देखिए कौन नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। इसके अतिरिक्त 6 सदस्य थे जो निम्न थे। NG अयंगर थे, VL मित्रा था, KS मुंशी थे, कृष्ण स्वामी अयंगर थे, सैयद मो सादुल्ला थे तथा DP खेतान थे। बाद में मित्रा के स्थान पर माधव राव तथा खेतान के स्थान पर कृष्णमाचारी सदस्य बने। तो इसमें सी है जो BN राव वो नहीं थे सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1, 2, 3 नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संविधान के कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। वे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 ये 4 लगातार। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है डी यानी 1 और 3 सही है। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। तो इसका आंसर 1 और 3 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये आगे भी पढ़े थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन भी कई PCS IAS में पूछ देंगे कि कौन प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1919 का एक द्विसदनीय विधायिका लाया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और उसके 7 सदस्यों में से 24 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था। इसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। ये सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी है या नहीं। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया है, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है
संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा JL नेहरू। यानी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1986 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। यानी भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुई। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप समिति ने BN राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार कर इसमें कुछ परिवर्तन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। तो आज हमारा लेक्चर यहीं 30 क्वेश्चन तक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो 31 से 60 तक बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए और समझते रहिए और अपना एग्जाम क्लियर करिए।